दोस्तों साल 2014 की बात है। चुनावों के दौरान ममता बनर्जी ने पूछा था कि अमित शाह कौन है। उसके जवाब में अमित शाह ने ये कहा था, दीदी अगर आप देख सकती है तो देख लीजिए, सुन सकती है तो सुन लीजिए, मैं अमित शाह हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं अमित शाह हूं और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं, वो आप समझ लीजिए। अब अमित शाह ने यही बात साबित कर दी। बंगाल में भाजपा जीत चुकी है। History scripted in West Bengal. In a stunning political earthquake, the BJP achieved what once seemed nearly impossible. प्रधानमंत्री मोदी ने अब पोस्ट किया है, बंगाल में कमल खिल उठा है। पीएम ने लिखा है 2026 का ये पूरा बंगाल चुनाव हमेशा याद रहेगा। जनता की शक्ति की हुई है जीत, बीजेपी की सुशासन की राजनीति विजय हुई है। दोस्तों बंगाल के चुनावी नतीजे के बाद से कई लोगों की बुद्धि स्लीप मोड पर चली गई है। बहुतों को ये समझ नहीं आ रहा है कि करें क्या। जिनको समझ में आ रहा है वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि कम से कम 100 सीटों पर उनको हराया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उन पर हमला किया गया। मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी फुटेज ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। हमको भी, हम 5 मिनट के लिए घुसा था। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ assured me they will be allowed. After that he is not available. Nobody is available. But I complained everywhere. अब बंगाल के रिजल्ट्स के बाद वहां के लोग क्या कह रहे हैं, इस वीडियो में वही बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ा झटका था ममता बनर्जी का भवानीपुर हारना। सोचिए, एक सिटिंग सीएम जो 15 साल से एक राज्य की मुख्यमंत्री हो, वो लगातार 2 चुनावों में अपनी सीट हार जाती, वो भी एक ही आदमी से। 2021 में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराया था। इस बार ममता भवानीपुर से खड़ी थी। यहां भी 15,000 से ज्यादा वोटों से ममता को हराकर वो इकलौते ऐसे नेता बन गए हैं जिन्होंने भारत में किसी भी सिटिंग सीएम को लगातार 2 बार हराया हो। लेकिन सवाल यह है कि ममता आखिर यहां हारी कैसे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ममता सरकार के नीचे होने वाली गुंडई और अत्याचार इसका एक कारण है। लेकिन इस एक सीट पर सबसे बड़ा कारण उनके नेताओं के अनशन बयान भी थे। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने कुछ दिन पहले गुजराती कम्युनिटी से पूछ लिया था कि उनका आजादी के आंदोलन में क्या योगदान है। इतना ही नहीं, उन्होंने 2 कम्युनिटी के बीच एक डिवाइड जैसी स्थिति बनाते हुए ये बोल दिया कि गुजरातियों की जगह बंगालियों ने फ्रीडम फाइट करी थी। अब इसके बाद से ममता बनर्जी की दिक्कतें बढ़ी क्योंकि भवानीपुर में 35% गुजराती वोटर्स हैं। ममता बनर्जी ने खुद व्हाट्सएप मैसेज करवा कर न सिर्फ उन इलाकों के लोगों से माफी मांगी, बल्कि यह भी कहा कि जिस एमपी ने यह बोला है उन तक बात पहुंचा दी गई है कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इसके बावजूद ममता अपनी सीट से 15,000 से ज्यादा वोटों से हार गई। इतना ही नहीं, इस चुनाव में ममता बनर्जी की सरकार में भयंकर घोटाले और करप्शन के आरोपों से घिरे ज्यादातर उम्मीदवार हार गए। खुद ममता बनर्जी पर मुख्यमंत्री के रूप में एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर और पॉलिसी फेलियर के गंभीर आरोप लगे थे। वो अपनी सीट भी हार गई। उनके अलावा राशन डिस्ट्रीब्यूशन स्कैम में फंसे ज्योति प्रिय मल्लिक हावड़ा से 31,000 से ज्यादा वोट से हार गए। इनके अलावा स्कूल सेवा आयोग यानी एसएससी भर्ती घोटाले में आरोपी पार्थ चैटर्जी बेहाला पश्चिम से 42,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। नगर निगमों में अवैध भर्ती के आरोप में शामिल बताए जाने वाले सुजीत बोस विधाननगर सीट से 12,000 से ज्यादा वोट से हारे। आय से अधिक संपत्ति और लोकल ट्रेड विवाद में फंसे जाकिर हुसैन जंगीपुर से 8,900 से ज्यादा वोट से हारे। इनके अलावा भी कई ऐसे नाम हैं जिनको उनकी ही सीट से हार मिली है। किसी सरकार की अनपॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि 294 की विधानसभा में 74 विधायकों को दोबारा मौका ही नहीं मिला। ये वो सिटिंग एमएलए से जिन्होंने पिछली बार ममता बनर्जी की सरकार बनाई थी। बाकी दोस्तों सरकारी बाबू लोग और सिस्टम का एक नेचर होता है कि वो सरकार बदलने के साथ ही खुद को ढाल लेते हैं। बंगाल में भी यही दिख रहा है। भाजपा की सरकार बनने की खबर आते ही पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने सभी विभागीय सचिवों को एक लेटर ऑफ ऑर्डर जारी किया, जिसमें यह बोला गया कि कोई भी जरूरी फाइल या कागज दफ्तर से बाहर न ले जाया जाएगा और न ही उन्हें नष्ट किया जाएगा। सत्ता बदलने के समय की ये एक बेहद गंभीर और सेंसिटिव कंडीशन होती है जहां सिस्टम पिछली सरकार के बवाल को बचा नहीं पाता। ममता सरकार पर लगातार करप्शन के आरोप लगते रहे हैं और अब इस तरह के ऑर्डर्स बताते हैं कि सिस्टम तो हर हाल में एडजस्ट कर ही लेगा। इसका मतलब साफ है कि एडमिनिस्ट्रेशन अब हारी हुई सरकार के कंट्रोल से बाहर निकलकर पूरी तरह से निष्पक्ष और ये इंश्योर कर रहा है कि पिछली सरकार के कामकाज का सारा रिकॉर्ड सेफ रहे। ममता बनर्जी के लिए ये आदेश एक बहुत बड़ी मुसीबत है क्योंकि ये सीधे तौर पर उनकी सरकार के पिछले फैसलों की अकाउंटेबिलिटी तय करने की तैयारी है। जब भी सत्ता बदलती है दोस्तों तो नई सरकार अक्सर पिछली सरकार के भ्रष्टाचार, फाइनेंशियल ब्लंडर्स और पॉलिसी डिसीजंस की जांच करवाती है। फाइलों को लॉक करने का मतलब है कि अब पुराने रिकॉर्ड्स में कोई हेरफेर या सबूतों को मिटाना मुमकिन नहीं होगा। अब उन मंत्रियों और अधिकारियों के लिए खतरे की घंटी है जो राशन घोटाले, शिक्षक भर्ती या अन्य विवादों की जांच के दायरे में आ सकते हैं।
इतना ही नहीं, बंगाल के और भी अलग अलग सरकारी कर्मचारी और पुलिस के लोग नाचते नजर आए। ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा ने वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 7th पे कमीशन लागू होगा। अभी तक 5th पे कमीशन से ही सरकार नौकरी पेशा लोगों को तनख्वाह देती थी, इसके साथ वो महंगाई भत्ता भी नहीं मिलता था। इस वादे ने सरकारी लोगों को भी अपने पाले में कर लिया और देखिए कैसे नाच रहे हैं लोग। दोस्तों, उन लोगों पर आते हैं जिन्होंने 4 मई को लेकर पता नहीं क्या क्या बयान दिए। सबसे पहले टीएमसी के सांसद डेरेक बोनवीटा ओब्रायन, इनकी बात सुन लीजिए। इन्होंने पीएम मोदी के लिए क्या बोला था, चलाओ भाई वीडियो। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। अब जनता पूछी, सर जो वादा किया था कब निभाओगे हैं? भोलेपन की लिस्ट में एक नाम है कल्याण बनर्जी का भी। उनका कहना था कि 4 मई के बाद वो गृह मंत्री के सिर पर हरा रंग से रंग देंगे। मैं तो सर बोल रहा हूँ, उनने क्या बोला था आप सुनो। साथ ही इन्होंने अमित शाह को और भी बहुत कुछ बोला। And Amit Shah came here and held out threats. A home minister being a gunda. He's a gunda. He's a jalla. बकवास बयान में इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है दोस्तों। अब नतीजे आने के बाद से ये भी अंडरग्राउंड घूम रहे हैं। किसी ने पूछा, भाई साहब टीएमसी का किला जैसे ढहा, कितना हुआ? वैसे इस लिस्ट में एक नाम पप्पू यादव का भी है। उन्होंने भी बोला था कि अगर दीदी ये चुनाव हार गई तो वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। बीजेपी यदि चुनाव जीत गए तो पप्पू यादव सेवा करना, मदद करना, संघर्ष करना बंद कर देंगे। खैर, कई लोग खड़े होकर ये बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी का हार जाना डेमोक्रेसी की हत्या है। मैं उनको कुछ नहीं कहूंगा, बस आपको कुछ दिखाऊंगा कि आखिर बंगाल में कितनी डेमोक्रेसी थी। पहले ये वीडियो देखिए। कामधुनी में मेरा सहेली के साथ हुआ था, हम आंदोलन किया था, वो मुख्यमंत्री ने बोला था जब मैं महामारी हूँ, तब से मेरा फैमिली का ऊपर मेरा ऊपर टॉर्चर शुरू हो गया था। मैं जेल भी खटी, मेरा घर पे बम मारी, मेरा खून का हुमकी दिया, बहुत कुछ सहना पड़ा, किंतु इंसाफ नहीं मिला हमको। सुना आपने? ये भी सुनिएगा जरूर। किसी पार्टी का कार्यकर्ता आपके सोसाइटी में, आपके घर में, आपके मोहल्ले में जाकर कहे कि तुम्हारे यहाँ नई बहू आई है, सुना है कि बहुत सुंदर है, आज टीएमसी ऑफिस में भेज दो, रात भर रखेंगे और जब हमारा जी भरेगा तो उसे लौटा देंगे। कैसा लगेगा? ये कोई फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं है, ये बंगाल के संदेश खाली में हुआ है। खून खोल गया होगा कई लोगों का। ऐसे ही बंगाल की आम जनता के बीच न जाने कितने ऐसे दुख हैं जो अब टीएमसी के जाने के बाद लोग सामने बोलने को तैयार हैं। किसी ने सच ही कहा है कि सत्ता जब पागल कर दे तो उसका इलाज भी जनता ही करती है। अगर आपको अभी भी ये ठीक न लग रहा हो तो आरजीकर कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले में पीड़िता अभया की मां रत्ना देवनाथ जी को भाजपा ने उस सीट से टिकट दिया था। प्रचार के दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके बाल खींचे, धमकाया और अटैक भी किया उन पर। नतीजा आने के बाद से पानीहाट सीट पर उन्होंने टीएमसी को हराकर जीत दर्ज की है दोस्तों। अब आप सोचिए दोस्तों, ये वो केसेस हैं जो इस छोटे से वीडियो में मैं थोड़ा ही आपको बता पाया। ऐसे ना जाने कितने केसेस होंगे जिसकी तो बात ही नहीं होती। आप खुद तय कीजिए कि बंगाल में कितनी डेमोक्रेसी थी। बाकी बंगाल की हालत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि बंगाल की जनता सड़कों पर उतरकर उन मंदिरों की तरफ बढ़ रही है जो कोर्ट के आदेश के बावजूद ममता सरकार ने नहीं खुलवाए थे। टीएमसी के राज में आसनसोल के बस्ती बाजार में दुर्गा मंदिर बंद कर दिया गया था। टीएमसी ने बोला था कि इसे खोलने पर खून की नदियां बहेंगी। कल जीत के बाद उसे खोल दिया गया। एक और वीडियो वायरल हुआ जहां रिजल्ट के बाद लोकल लोगों के सेंट्रल फोर्सेस के लिए उन्होंने खड़े होकर तालियां बजाई कि उन्होंने इस पूरे चुनाव उनकी रक्षा करी। थैंक यू সবাইকে, थैंक यू, তোমরা অনেকে সাপোর্ট করেছো, সবাইকে थैंक यू। भारत माता की। बाकी अभी भी जो लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, क्यों? क्योंकि बंगाल में टीएमसी हार गई है। उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि केरलम में डेमोक्रेसी खत्म हुई है, वहां भी जिंदा है? और एंड व्हाट अबाउट तमिलनाडु? इस पर भी आप अपनी राय दीजिए। तो जिन लोगों को लगता है डेमोक्रेसी खत्म हुई है, जरा कमेंट करके बताइएगा कि क्यों ऐसा लगता है आपको। बाकी जो लोग भाजपा की जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मैं उनका भी रिएक्शन जानना चाहता हूं, उनका भी पॉइंट जानना चाहता हूं। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। बाकी ममता बनर्जी और टीएमसी ये चुनाव क्यों और कैसे हारी, भाजपा ने बाजी बंगाल में कैसे मारी, इसके ऊपर एक अमेजिंग कॉन्वर्सेशन, एक अमेजिंग पॉडकास्ट जो इस पूरे इलेक्शन को, पूरे चुनाव को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देगा। ये पॉडकास्ट है यशवंत देशमुख के साथ, जो कि सी वोटर के फाउंडर हैं। देश और दुनिया की एक बड़ी पोलिंग एजेंसी है। उनसे इस बारे में बात हुई है। हालांकि यशवंत देशमुख के साथ हमने इससे पहले भी पॉडकास्ट किया था, लेकिन बंगाल रिजल्ट पर और ये 5 राज्यों के चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके ऊपर इस पॉडकास्ट को आपको देखना बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी सिंपल तरीके से। तो ये पॉडकास्ट कल सुबह 8:30 बजे रिलीज होगा हमारे TRP यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी सब्सक्राइब करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं। जय हिंद।